नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इस दफा अप्रैल के पहले सप्ताह से ही गर्मी की तपश भारी है। कई जगह पीने के पानी का संकट बन गया। अभी से तेलंगाना, महाराष्ट्र में गर्मी से मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा बना है, उससे लगता है इस बार की गर्मी भारी साबित होगी। मौसम विभाग ने भी चेताया है। भविष्यवाणी है कि अप्रैल जून की अवधि में पूरे भारत में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इन महीनों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। दक्षिण और मध्य भारत में तापमान मोटे तौर पर सामान्य से 1 डिग्री ऊपर रहेगा। सो देश को गर्म हवाओं के मारक प्रभाव के लिए तैयार रहना चाहिए। गर्मी का सिलसिला लंबा खिंचने की आशंका है। ध्यान रहे, 2016 की शुरुआत ही असामान्य रूप से गर्म माहौल में हुई है। लोगों को याद नहीं आया कि पहले कभी नए साल पर इतनी कम ठंड रही हो। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं था, यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोगों का यही अनुभव है। 2015 इतिहास का सबसे गर्म साल था। नासा ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके पहले यह रिकॉर्ड 2014 के नाम था। पूरे ज्ञात इतिहास में अब तक सबसे गर्म जो 16 वर्ष रहे हैं, उनमें 15 इसी सदी में है। कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब अपना तीखा एहसास कराने लगी है। इसी के कारण इस वर्ष तेज गर्मी पड़ रही है। सवाल है, हम क्या बदलते मौसम के अनुसार अपने को ढाल रहे हैं? मतलब अप्रैल में ही इतनी गर्मी और पीने के पानी के हाहाकार की हकीकत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तैयारी क्या कुछ है? केंद्र और राज्य सरकारों का ढर्रा पुराने अंदाज का है। तभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी तेलंगाना और महाराष्ट्र में पानी के संकट और मौतों की खबर कैसे आना शुरू हुई। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी कुलहीन सतह पर इत्तेहाद बनाने की जल्दी में नहीं है। कुछ सूबों में इंतखाबी मजबूरी में कांग्रेस ने जरूर इत्तेहाद किया है, लेकिन उसका तजर्बा ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए पार्टी ने नीतीश कुमार की तजवीज पर अभी फैसला टाल दिया है। कांग्रेस के आला रहनुमाओं के दरमियान हुई बातचीत का लब्बलुआब ये है कि पार्टी को अभी इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि नीतीश कुमार की कौमी सतह पर इत्तेहाद बनाने की तजवीज पर इतवार को पार्टी रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। पार्टी रहनुमा इस बात से परेशान है कि कांग्रेस इस वक्त कमजोर है, इसलिए इलाकाई उसे दबा रहे हैं। तभी कांग्रेस ने अभी किसी कौमी इत्तेहाद के इम्कानात से इनकार किया है। तमिलनाडु में डीएमके ने उसे सिर्फ 41 सीटें दी और उस पर भी पी चिदम्बरम का कहना है कि जीतने लायक सीटें बहुत कम हैं। इसी तरह मगरबी बंगाल में जंगीपुर असेंबली सीट सीपीएम से लेने के लिए कांग्रेस को मिन्नतें करनी पड़ रही है। जंगीपुर लोकसभा सीट से प्रणब मुखर्जी रुकन पार्लियामेंट होते थे और अभी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी इसकी नुमाइंदगी करते हैं। बहरहाल कांग्रेस की हिकमत अमली ये है कि अभी सूबों में इलाकाइयों के साथ हमआहंगी बनाए रखना है और 2018 के इंतखाबात के बाद यूपीए 3 की तैयारी करनी है। कांग्रेस रहनुमा मान रहे हैं कि आइंदा साल के आखिर में गुजरात इंतखाबात से कांग्रेस का मजहरा सुधरेगा और वो राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जीतेगी। उसके बाद राहुल गांधी की कमान में कांग्रेस कुलहीन सतह के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल करेगी। जून जुलाई में ऐवान बाला के 2 साला इंतखाबात होंगे। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत उसी वक्त नामजद कोटे की 7 सीटों का भी फैसला करेगी। नामजद कोटे की 2 सीट गुज़िश्ता साल से खाली है और 5 सीटें 21 मार्च को खाली हुई। इसके अलावा 60 से जायद सीटों पर इंतखाबात होने हैं। इस इंतखाबात में बीजेपी को अच्छी खासी सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तभी कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात से पहले पार्टी तंजीम और हुकूमत में रद्दोबदल किया जाएगा। 5 सूबों के इंतखाबी नताइज आने और जून जुलाई में ऐवान बाला के इंतखाबात होने के दरमियान नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों रद्दोबदल करेंगे। अमित शाह ने गुज़िश्ता महीने हुई कौमी मजलिस आमला की इजलास से पहले कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो कौमी मजलिस आमला में रद्दोबदल करेंगे। कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कौमी तंजीम में भी उसी वक्त रद्दोबदल होगा। बीजेपी के माहिरीन जराये के मुताबिक मोदी हुकूमत के 2-3 वज़रा कौमी ओहदेदार बनेंगे। दलित, कबायली और पसमानदों की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से कम अज कम एक सीनियर रहनुमा को शाह की टीम में जगह मिलेगी। कुछ ऐसे रहनुमा मोदी हुकूमत में वजीर बन सकते हैं जो रुकन पार्लियामेंट नहीं है, उनको ऐवान बाला में लाया जाएगा। कौमी तंजीम के कुछ ऐसे
ओहदेदारान जो रुकन पार्लियामेंट या रुकन असेंबली नहीं है, उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। 5 सूबों के नतीजों के मुताबिक तंजीम और हुकूमत के लिए रहनुमा मुंतखब किए जाएंगे। हरियाणा के वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। उनके दौर में हुई जमीनों की तकसीम की तफ्तीश कर रही जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा कमेटी ने उनसे कुछ परेशान करने वाले सवाल पूछे हैं। कई माहिरीन का मानना है कि गुड़गांव और दीगर कुछ जिलों की तकसीम में कुछ मुश्किलात नहीं होगी, लेकिन पंचकुला में तकसीम किए गए प्लॉट के मामले में हुड्डा और उनके कुछ ओहदेदारान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। हुड्डा चाहे पंचकुला की तकसीम की वजह से मुश्किल में आए या गुड़गांव की वजह से, कांग्रेस उनका दिफा करेगी। इसकी एक वजह यह है कि अगर उनकी हुकूमत के वक्त हुई तकसीम की गड़बड़ियां जाहिर होती है तो रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की मुश्किलात भी बढ़ेंगी, लेकिन कांग्रेस उनका दिफा सियासी वजूहात से करेगी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के एक करीबी जराये का कहना है कि अगर हुड्डा का दिफा नहीं किया गया तो वो कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं। वैसे भी हुड्डा खानदान इन दिनों रणदीप सुरजेवाला को मिल रही तरजीह से परेशान है। बताया जा रहा है कि हुड्डा के करीबियों ने कांग्रेस आलाकमान को समझाया है कि जब पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह का, कर्नाटक में सिद्धरमैया का और केरल में ओमन चांडी पर लगे इल्जामात का दिफा किया है तो वो हुड्डा को तनहा लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती है। उनका कहना है कि कांग्रेस को इस मामले में भी ये लाइन लेनी चाहिए कि बीजेपी अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बना रही है और सियासी बदले की कार्रवाई कर रही है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की की दास्तान को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को अटल बिहारी वाजपेयी पर काफी एतमाद था। बहुत कम रहनुमाओं को इतना वकार और इज्जत मिली। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी कहा करते थे कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत जम्मू कश्मीर की तरक्की की कुंजी है। हमें इन खंभों पर सूबे को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कटरा में श्री वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम ने कहा कि आजहानी वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा जम्मू और कश्मीर के दरमियान का फासला कम करने पर ध्यान दिया। मोदी ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तारीफ की और कहा कि जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करती हैं। वजीर आजम ने कहा कि सूबा मुल्क भर के तलबा को मुतासिर कर रहा है और ये हिंदुस्तान को मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि मरकज और सूबाई हुकूमत दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर एतमाद जाहिर किया। उनके वजीर आला बनने के बाद पहली बार सूबे के दौरे पर आए मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने मरहूम वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात दोहराई। महबूबा ने बताया कि जब पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद के लिए बातचीत चल रही थी तो उनके वालिद ने उनसे कहा था कि मैंने एक ऐसे शख्स का हाथ थामा है जिसे करोड़ों लोगों ने मुल्क का वजीर आजम बनाया है। वजीर आला बनने के बाद अपनी पहली रैली में महबूबा ने ये भी कहा कि कश्मीर के दिल का दर्द जरूर दूर किया जाना चाहिए। वजीर आला ने पाकिस्तान, सीरिया और लीबिया समेत मुस्लिम ममालिक में हो रहे आपसी झगड़ों का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत अपनी ही अवाम से लड़ रही है। सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं और शिया सुन्नियों को। महबूबा ने कहा कि उन्हें एक ऐसे मुल्क में रहने का फख्र है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अमन अमान और भाईचारे के साथ रहते हैं। दिल्ली हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात की तशरीह के लिए अदालत पहुंचे अरविंद केजरीवाल हुकूमत को राहत नहीं मिली है। अदालत उज़्मा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली हुकूमत के अफसरान के इख्तियारात तय करने की केजरीवाल हुकूमत की अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, ऐसे में वो हाईकोर्ट को क्या हुक्म देगी। अदालत का रुख भांप कर दिल्ली हुकूमत ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसे उसने मंजूर कर लिया। केजरीवाल हुकूमत ने अदालत से अपील की थी कि अफसरान से जुड़े कई मामलों में हाईकोर्ट में समाअत चल रही है, लेकिन वो हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली हुकूमत के अफसरान के इख्तियारात तय करने पर खुसूसी समाअत का हुक्म दें। मरकजी हुकूमत ने पीएफ निकालने पर मुलाजमीन को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने घर बनाने या खरीदने, बच्चों की शादी और सनतकारी से मुताल्लिक तालीम के लिए मुलाजमीन को पहले की तरह पूरी रकम निकालने की इजाजत दे दी है। साथ ही हुकूमत ने नए उसूलों पर अमल को भी 3 महीने के लिए टाल दिया है। पहले नए उसूल 1 महीने से नाफिज होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें 1 अगस्त से नाफिज किया जाएगा। वजारत मेहनत और मजदूरी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए भी पूरी रकम निकाली जा सकती है।
गौरतलब है कि हुकूमत ने सभी शहरियों को सामाजिक तहफ्फुज मुहैया कराने का हवाला देते हुए पीएफ में जमा रकम के उसूलों को सख्त बनाने का ऐलान किया था। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिकी सफारत खाने के पास हुए जबरदस्त खुदकुश हमले में 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 400 अफराद जख्मी हुए हैं। ये धमाका अमेरिकी सफारत खाने और नाटो मिशन के बीच में हुआ है। हालांकि दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। काबुल पुलिस के चीफ अब्दुल रहमान रहीमी ने बताया है कि महलूकीन में ज्यादातर आम शहरी हैं। हमले के बाद हिंदुस्तानी सफारत खाने पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही तालिबान ने अपनी सरगर्मी बढ़ाने का ऐलान किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। गर्मी ने अभी से ही सूखे का, पीने के पानी का भारी संकट बना दिया है। महाराष्ट्र में कई जगह पानी की राशनिंग हो गई है। मसलन लातूर में हर परिवार को एक दिन में 20 लीटर पानी मिल रहा है। 140 साल में पहली बार तीर्थ स्थल नासिक में गोदावरी तट के मशहूर स्नान घाट रामकुंड सूखा है। ऐसे ही तेलंगाना राज्य में गर्मी और पानी के संकट में मरने वालों की खबर चौंकाने वाली है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। जमीन तप रही है और लोग प्यासे मर रहे हैं। शुमाल से लेकर जुनूब और मशरिक से लेकर मगरिब तक कोहराम मचा है। अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है और महाराष्ट्र के विदर्भ व मराठावाड़ा से लेकर तकरीबन पूरे तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पानी का बहरान शुरू हो चुका है। पानी की राशनिंग हो रही है और लोग अपने आप को बचाने के लिए औने पौने कीमत पर अपने मवेशी बेच रहे हैं। मरकजी और सूबाई हुकूमत की पहल पर पानी की ट्रेन भेजी गई, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। लातूर की तरह सैकड़ों गांव, कस्बे और शहर पानी के लिए तरस रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की दारुल हुकूमत चंडीगढ़ में पानी से गाड़ी धोने या पौधों को पानी देने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आमतौर पर पानी के बहरान से दूर रहे झारखंड में खबर है कि हटिया डैम में एक हफ्ते का पानी बचा है। जाहिर है कि गर्मी और पानी का इस बार का बहरान गुज़िश्ता मर्तबा से ज्यादा खतरनाक है। मौसमिया से जुड़े साइंसदानों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हर साल बहरान बढ़ता जाएगा। जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हर साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बारिश और सर्दियां कम हो रही हैं तो गर्मी बढ़ रही है। बारिश हो भी रही है तो वो भी मुस्तकिल नहीं है। सर्दियों का मौसम मुसलसल कम होता जा रहा है। माहौलियात में हो रही ये तब्दीली सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की परेशानी है। गुज़िश्ता दिनों दुनिया ने देखा कि कैसे सुपर पावर अमेरिका में बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ये बहरान आलमी सतह पर इतना बड़ा है कि मौसमियात की तब्दीली से दुनिया बर्बाद होने का दिखाने वाली 2 फिल्में हॉलीवुड में बनी और सुपरहिट हुई। बहरहाल हिंदुस्तान के सामने 2 बड़े बहरान हैं। एक बहरान गर्मी का है और दूसरा पानी का है। मुल्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी है, इसके बावजूद गर्म हवाओं के कहर और ऊंचे टेम्परेचर की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जो पानी और गर्मी दोनों एक साथ झेल रहे हैं। तेलंगाना की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून जमीन पर ऑमलेट बना रही है। जाहिर है वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर गया है, तभी जमीन इतनी गर्म हो गई है कि उस पर ऑमलेट बन जा रहा है। इस गर्मी में लोग कैसे उबल रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बहरान के 2 पहलू हैं, एक माहौलियात का तहफ्फुज और जिंदगी को माहौलियात के माकूल बनाने की जरूरत। दूसरा पहलू पानी को बचाने का है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता करीब 1.5 दहाई से पानी को बचाने को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस मंसूबा सामने नहीं आया है जिस पर अमल करके पानी को बचाया जा सके और जमा किया जा सके। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी नरेगा जैसे मंसूबे शुरू हुए, जिसका एक मकसद देही इलाकों में कुएं, तालाब और छोटे छोटे तालाबों को जिंदा करने का था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। तभी पानी के लिए तहरीक चलाने वाले राजेंद्र सिंह ने चंपारण सत्याग्रह की 100वीं सालगिरह के मौके पर जल सत्याग्रह की शुरुआत की है। हिंदुस्तान के लिए सुकून की बात यह है कि महकमा मौसमियात ने इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होने और मुल्क के हर हिस्से में यकसा तौर से पानी गिरने की बात कही है। लेकिन इस अच्छी बारिश का भी फायदा तभी होगा जब पानी को जमा करने की कोशिशें हों। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बदलते मौसम व पेयजल संकट पर चर्चा करेंगे। मौसम का चक्र बदल रहा है
तो अब लोगों के पास इसके मुताबिक जीना सीखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। उस नाते आईपीएल के क्रिकेट धमाल और पानी के संकट पर हाईकोर्ट में जो विचार हुआ वह अपने को बदलने, नई तैयारियों की चेतावनी है। बदलते मौसम के साथ हमें अनिवार्यतः बदलना होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, इस बार अप्रैल से ही गर्मी जिस तरह पड़नी शुरू हुई है और तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, इनमें बुंदेलखंड, बघेलखंड हो, यहाँ पानी का जो संकट है, क्या लगता नहीं कि मौसम बदल रहा है, उस अनुसार हमारी सोच, हमारी तैयारियां कहीं किसी तरह की नहीं है? देखिए व्यास जी, आमतौर पे देखें तो ये जितने इलाके हैं, खासतौर से महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का इलाका है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का इलाका है, ये रेन शैडो एरियाज ऐसे भी माने जाते हैं जहाँ पे बरसात कम होती है और हर साल सूखा और अकाल की स्थिति कमोबेश कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, कभी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन होती तो ज़रूर है। अब उससे कोई हम सबक नहीं सीखते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है जी। कि हर साल, मतलब आज आप देखिए कि मराठवाड़ा के इलाकों में, लातूर में कई दिनों तक पानी नहीं मिला, नहाना बंद कर दिया लोगों ने, कपड़े नहीं साफ हो रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन हम कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो 67 साल की आज़ादी है, उसमें आज हम मंगल पे तो पानी खोजने चले जा रहे हैं, लेकिन लातूर के इलाकों में कैसे पानी पहुंचेगा या बुंदेलखंड में कैसे पानी पहुंचेगा, इसकी हमको चिंता ही नहीं, हम खोज नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, मतलब बुंदेलखंड के इलाकों में हम लोग बहुत पहले गए थे। ये देखिए एक पुरानी अपन बना, लेकिन मौजूदा ये कि 2014, 15, 16 पूरी दुनिया के अंदर गर्मी, इस बार की जो सर्दियों में दिसंबर में एक तरह ठंड बिल्कुल लगभग नहीं थी, बहुत जो मौसम जो बदल रहा, उस मौसम के बदलने को लेकर एक जो संजीदगी जो होनी चाहिए सरकार के स्तर पर या इसके मौसम चक्र के बदलने के साथ में फसलों का, इनको सबका, तो उस समग्रता में कुछ मौसम का चक्र तो बदल ही रहा है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है। हाँ, तो उस हिसाब से पहले जो सरकारें मई जून में जो व्यवस्था करती थी रेलगाड़ी से, उसके बजाय ये अप्रैल में करनी चाहिए, मार्च में करनी, कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमारी सोच ही नहीं है कोई। मतलब एक तो आपको स्थायी होने कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। मैं आपको उदाहरण बता रहा था कि बुंदेलखंड के इलाकों में औरतें जो है कई किलोमीटर दूर से सर पे घड़ा लेकर के पानी लेके आती हैं और एक गीत गाती हैं वो कि सांवरा या भंवरा तोरा पानी गजब कर जाए, गगरी न टूटे खसम मर जाए, या दूसरे तरह से कहें कि आग लगे रुखमा बदरी, सैया मर जाए न फूटेगा गरी, कि मतलब जो आसमान में बादल छाए हुए हैं वो उनमें आग लग जाए, क्योंकि पानी तो बरसाते नहीं है, और मेरे सर की जो गगरी है ये न फूटने पाए, भले मेरा पति मर जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये आज की नहीं, कब बरसों से सुना हूँ, और आज भी वही स्थिति बनी है। आज भी वही कतारबद्ध औरतों को देख रहा हूँ जो मीडिया में आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं, कई किलोमीटर से जाकर के पानी ला रही हैं और बुरी हालत है। तो हम कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ठीक है, ये तो सबको मालूम है कि अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल में ही तो मई में आता, लेकिन अप्रैल इस बार आ गया क्योंकि गर्मी पहले आ गई, तो लेकिन अब मई में भी आता तो हम क्या करते? उसके लिए भी हमारी कोई तैयारी तो है नहीं। तो उसमें मैं फिर एक बुनियादी सवाल ये कि केंद्र में अलग नई सरकार बनी हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार है, वहाँ कृषि मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, उसमें बहुत काम होता हुआ लगता है। ये कहीं कुछ लगता नहीं कि वो पुराना ढर रही है ले देकर? दिख तो यही रहा है, सतह पर तो यही दिख रहा है कि पुराने ढर्रे पे ही काम हो रहा है। हमारा कहना है कि इसमें देखिए, जो स्थायी रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कुछ तो प्रकृति का तो है ही है, लेकिन मानव निर्मित भी है ना। आप किसी इलाके में चले जाइए तो जो तालाब होते थे, पोखरे होते थे, कुएं होते थे, वो सब भर दिए गए हैं, जमीन पे कब्जा हो रहा है, अब तो ग्रामीण लेवल पर भी हो रहा है। तो जो बरसात का पानी होता था, उसे जो जलस्तर जमा होता था पानी, उस जलस्तर मजबूत होता था। आज स्थिति है कि जलस्तर बहुत नीचे चला जा रहा है, आप नलकूप खोदते चले जा रहे हैं और पानी नीचे से नीचे चला जा रहा है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं, मतलब पानी एक तो हमारे यहाँ कम बरस रहा है, लेकिन पानी जो बरस रहा है उसका भी संचय कर सकें, इसका भी कोई इंतजाम नहीं है। सरकारें अगर चाहें, जो मनरेगा या जो भी बहुत सारी इनकी योजनाएं हैं, तो आप तालाब और पोखर को मजबूत करिए, उस संस्कृति को। अब हमको याद है कि एक बार रोहतक में बाढ़ आ गई थी, लोगों ने बताया कि साहब यहाँ चूंकि पहले झील होती थी या पोखरे होते थे, सारा वहाँ का बहाव था, इसलिए हाँ, अब वो सारा भर गया, अब यहाँ बिल्डिंगें खड़ी होंगी, इसलिए बाढ़ का पानी आ गया, कहीं पानी निकलने का रास्ता ही नहीं था। तो जो बरसात का पानी है उसको हम संचित नहीं कर पाते हैं और वो वेपोरेट हो जाता है या फिर नदियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। तो नदियां हमारी छिछली हो रही हैं, उसकी गहराई करने के बाद उसके सफाई के बारे में हमारा कोई सोच ही नहीं है। बीजेपी या एनडीए सरकार ने
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या गांव देहात में पेयजल और पानी की व्यवस्था के लिए जो खाका बनाया, जो सोचा, क्या कुछ वो कहीं कुछ वास्तविकता के करीब कहीं है, या उसको भी कि वो दूर की बात को अपन उसे माने कि वो भविष्य की योजना 5-10 साल बाद उसके नतीजे आएंगे? सतह पे तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि अभी तो 1-2 साल की ही सरकार हाँ, वही है कि अभी इस वक्त ज्यादा नहीं, तो अभी योजना तो बनाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, अपने आप में कि कुछ तो फोकस बनेगा, लेकिन इससे पहले भी अटल जी की सरकार थी तो एक बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम वो नदियों को जोड़ने की बात था, बहुत बड़ा जरूरत है, ये बार-बार महसूस होता है। हालांकि उसमें भी कई व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन कहीं दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाकी समय में तो हो सकता है काम ना। जो छोटी छोटी नदियां हैं कहीं जाकर के बड़े होती हैं, उसके जोड़ जाए। ये जो अभी तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, बघेलखंड हो, ये जितनी जो इलाके, राज्य सरकारें भी कुल जो कि स्थानीय तौर पर जिनको चुस्त प्रबंध होने चाहिए, तत्काल फीडबैक के साथ में जो इमरजेंसी कदम उठने चाहिए, वो भी कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, मतलब तैयारी नहीं है, कोई उस ढंग की तैयारी नहीं है। और आप तो अभी तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। अभी आजकल के मीडिया में जो खबरें आई हैं, नासा ने बताया है कि साहब पंजाब, हरियाणा, सारे इलाके भी, ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, पानी संकट का होगा, जल संकट यहाँ हो जाएगा। अभी तो जो राज्यों में लड़ाई हो रही है, फिर अब जिलों में, गाँव में आपस में लड़ाइयाँ होगी। मतलब पानी को लेकर के जो स्थिति बन रही है, अगर उससे हमने कोई तात्कालिक तौर पे, हालांकि करना तो चाहिए हमको स्थायी तौर पे, लेकिन तात्कालिक प्रबंधन भी अगर नहीं किया तो बड़ी विकट स्थिति होने वाली है, संघर्ष होने की स्थिति आ रही है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।